Hello everyone. Today we will understand about hardwired control units. So first of all, control unit is present inside processor. Means control unit is a part of processor and processor has exactly two main parts. वो क्या होते हैं? पहला एग्जीक्यूशन पार्ट होता है जिसमें हमारे पास ALU होता है. ALU बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. और हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक. और यही कंट्रोल सिग्नल्स किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं. ठीक है. तो प्रोसेसर दो मेन पार्ट होता है प्रोसेसर का. पहला एग्जीक्यूशन पार्ट, दूसरा कंट्रोल यूनिट. तो आज हम पढ़ेंगे हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. Hardwired control unit is a type of control unit. Basically, we have two types of control unit. First is hardwired control unit, in which we have the physical circuits, and second is microprogram control unit, which we will see in further videos. So in hardwired control unit, the first method is state table method. तो इस स्टेट टेबल मेथड में हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास जो इस टेबल की कॉलम्स होती हैं, वो इनपुट या इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास किसी भी कंट्रोल यूनिट के पास कोई इंस्ट्रक्शन आती है उसको डिपिक्ट करती हैं. ये इनपुट इंस्ट्रक्शंस को डिपिक्ट करती हैं जो कि किसी कंट्रोल यूनिट के पास आती हैं. और जो इसके रोस होते हैं इस टेबल के, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक मान लीजिए कि ये I1 एक ऐड इंस्ट्रक्शन है. ठीक. तो क्या होगा कि ऐड के लिए बहुत सारे ऐड अगर किसी को ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके पास बहुत सारे स्टेजेस होंगे. लाइक पहली स्टेज में वो फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा. तो इसी तरह यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए वेरियस स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज पे एक कंट्रोल सिग्नल निकलता है और वो कंट्रोल सिग्नल आगे जाता है और ऐसे करके हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है. ठीक. तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, हमारे पास जो कंट्रोल यूनिट है उसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शन या इनपुट डालते हैं तो वो उस इनपुट को लेके कोई कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस करता है और वो कंट्रोल सिग्नल किसी भी स्टेट में हो सकता है. लाइक जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर हमारे पास ऐड का इंस्ट्रक्शन आया तो ऐड में हम पहले उसको फैच करेंगे, डिकोड करेंगे, तो वो किसी भी टी स्टेट पे हो सकता है और वो हमेशा एक कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा. सो जो ये स्टेट टेबल मेथड है इसमें ये सिंपल है, लेकिन ये इसका एडवांटेज ये है कि ये मेथड सिंपल है, लेकिन इसके साथ साथ आज के वर्ल्ड में वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस टू परफॉर्म. सो इन टूडेज वर्ल्ड इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू यूज़ दिस मेथड, बिकॉज इसमें हमको सबके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा. और बहुत सारे, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये I1 ऐड है और ये I2 सब्ट्रैक्ट है. तो I1 और I2 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कॉमन होंगी, लेकिन उसके लिए हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे. तो ये कितना ज़्यादा हमारे हार्डवेयर को मैक्सिमाइज़ कर देगा. तो इसीलिए ये इस मेथड का हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये अच्छा है फॉर हैंडफुल ऑफ ऑपरेशंस. ओके. नेक्स्ट टाइप इज़ डिले एलिमेंट मेथड, और इसको हम फ्लो चार्ट मेथड भी बोलते हैं. ये हमारा मोर लॉजिकल वे होता है क्योंकि इसमें हम फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं. तो ये टेबुलर मेथड से अच्छा मेथड होता है और ये मोर लॉजिकल होता है टू अंडरस्टैंड. और इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे और उस फ़्लो चार्ट को बनाने के बाद, उसको समझने के बाद हम इसका एक करस्पॉन्डिंग सर्किट बनाएंगे. ठीक है. तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑपरेशन है, तो किसी भी ऑपरेशन में ऑपकोड होगा. तो ये ऑपकोड होता है, मान लीजिए हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन. तो मान लीजिए एडिशन के लिए हमारे पास ऑपकोड है 0 और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास ऑपकोड है 1. तो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, सबसे पहले हम उस ऑपरेशन को फैच करेंगे. तो फैच करने में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होती हैं. जैसे सबसे पहले स्टेप्स होता है PC टू MAR. उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, फिर लास्ट में वो फिर से हमारे आ जाता है और PC+1 हो जाता है. तो ये जो हमारे पास C1 C2 C3 है, ये किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करने में हेल्प करेंगे. C1 C2 C3 किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करने में हेल्प करेंगे. ठीक. दिस स्टेप्स विल हेल्प इन फैचिंग द इंस्ट्रक्शंस. ओके. और हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास एक डिसीजन बॉक्स है. फैच करने के बाद हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं. तो डिकोड करने के लिए हम एक डिसीजन बॉक्स का यूज़ करेंगे. ये वाला जो स्टेप है ये किसी भी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए. तो डिकोड करने में मान के चलिए हमारे पास x था, अगर x 0 है, तो हमें क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है. तो x 0 है, अगर x 0 है तो यस की तरफ मूव करेंगे, नीचे आएंगे तो C4 में हम
ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये वाला स्टेप C4 और C5 ये क्या है, एग्जीक्यूशन पार्ट है, कि इसमें हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। डिसीजन बॉक्स ने हमें बताया कि हमें एडिशन परफॉर्म करना है या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। अगर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता तो हम इधर गए होते। तो इस स्टेप्स में C4 और C5 में हम ये पता करेंगे कि हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन करना होगा तो एडिशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करना होगा तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और ये हमें पता कहाँ से चलेगा कि हमें क्या करना है, ये हमें डिसीजन बॉक्स बताएगा। तो डिसीजन बॉक्स डिकोडिंग का स्टेप है, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन वाला स्टेप है, ठीक। और इसके बाद कोई भी हमें रिजल्ट मिला एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके, उसको हम कहीं स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं। तो हमारा C6 है, इसमें हम उस के रिज़ल्ट को स्टोर करेंगे और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन दी होगी तो उसमें उसके कुछ ऑप कोड होंगे। तो उस मान चलिए हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, एडिशन का ऑप कोड है 0, सब्ट्रैक्शन का ऑप कोड है 1। तो सबसे पहले हमें उसे फेच करना होगा, फेच करने में कुछ स्टेप्स लगेंगे। तो हमने C1 C2 C3 स्टेप्स में उसको फेच किया, उसको इंस्ट्रक्शन को फेच किया। फेच करने के बाद हमें उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो डिकोड करने के लिए हमने एक डिसीजन बॉक्स का यूज़ किया। इस डिसीजन बॉक्स में हमने जैसे लिया था कि अगर एडिशन है तो उसके लिए ऑप कोड 0 मान रहे हैं, सब्ट्रैक्शन है उसके लिए ऑप कोड 1 मान रहे हैं। तो अगर x 0 है तो हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो इधर आएंगे C4 में एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो ये वाला पार्ट क्या है, एग्जीक्यूशन का पार्ट है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम प्रोग्राम को, ठीक। उसके बाद रिजल्ट को हम C6 में स्टोर कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट हुआ कि ऐसे ऐसे हम मूव करेंगे किसी भी ऑपरेशन को हम कंट्रोल यूनिट में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इसी का अब हम सर्किट देखेंगे कि कैसे हम इसको एक सर्किट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होगा VCC मीन्स कि यहाँ से कंट्रोल करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, मीन्स VCC रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ करंट स्टार्टिंग करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। आप ये समझिए VCC ये है कि यहाँ से हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यानी पहली बार करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये है हमारा VCC के बाद हम फैचिंग करेंगे। जिसके बाद हम फैचिंग करेंगे, फैचिंग में हम क्या करते हैं कि C1 C2 C3 डिफरेंट स्टेप्स होंगे फैचिंग में। जैसे सबसे पहले PC2 MAR, ऐसे ही तीनों स्टेप्स होंगे। तो हमने C1 को परफॉर्म किया, इसके बाद C2 परफॉर्म होगा। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना होगा कि C1 और C2 एक साथ मत हो, साइमल्टेनियसली। मतलब एक बार हमने जैसे ही करंट दिया, तो अगर हम इसमें देखें तो हमने करंट दिया तो सारे तुरंत हो रहे हैं, हमारे पास 1 बाय 1 नहीं हो रहे। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक डिले एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा एक D फ्लिप फ्लॉप होता है, ताकि हम इसके और इसके बीच में एक 1 क्लॉक साइकिल का डिले डाल सकें। कितना, इस डिले की हेल्प से हम इसके और इसके बीच में 1 क्लॉक साइकिल का डिले डालते हैं, ताकि ये हो जाए, उसके बाद ही ये वाला हो C2, C1 के बाद C2 हो, C2 के बाद C3 हो, इसलिए हमने यहाँ पे भी एक डिले डाला है। फिर हमने C3 के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये तो फैच हो गया। फैच के बाद डिकोड वाला पार्ट के बीच और फैचिंग वाले पार्ट के बीच भी हमने एक डिले डाला है, ताकि इसमें भी एक क्लॉक साइकिल का डिफरेंस हो। और इसके बाद मान लीजिए हमारे पास यहाँ से ये डिकोडिंग वाला स्टेप चालू होता है। मान लीजिए हमारे पास x आया 0 यानी एडिशन करना है, यानी हम इधर आएँ, x यानी 0, यहाँ पे क्या है 0, और x बार x 0 है तो x बार क्या होगा 1 और 0 का एंड हमें क्या देगा 0 यानी एडिशन। तो हम यहाँ पे डिसीजन बॉक्स को बनाने के लिए सर्किट में एंड गेट का यूज़ करेंगे। और मान लीजिए अगर x=1 है तो हम इधर जाएंगे, यहाँ पे 1 आया, और x=1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 और 1 का एंड क्या देगा, 1 देगा, और 1 किसके लिए था, सब्ट्रैक्शन के लिए। यानी कि हमने एंड गेट का यूज़ करके डिसीजन बॉक्स को बना लिया यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास C4 होगा, अगर हमारे पास एडिशन आ गया, ये हमारे पास होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। और हम इन दोनों से जो आएगा उसका और ले लेंगे, और C6 में स्टोर कर लेंगे, C6 में उसको स्टोर कर लेंगे। और हमारे पास यहाँ पे भी एक डिले होगा, ताकि ये सारे स्टेप्स साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ मत हों, एक के बाद एक हों, 1 क्लॉक साइकिल के बाद सब के सब हों, ठीक है। तो ये वाले मेथड में हमारे पास ड्रॉबैक क्या है कि हमको हर बार एक वो डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना पड़ रहा है। तो अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स होंगे तो हमें थाउजेंड्स ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप सोचिए कि आज के जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, तो उनको परफॉर्म करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना होगा। ये कितना हमारे पास हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ा देगा। इसीलिए हम इस मेथड से भी, एक बेटर मेथड है हमारे पास, सीक्वेंस काउंटर मेथड, जिसको हम पढ़ेंगे इसके बाद। So now we have our sequence counter method.
in sequence counter method, it is in the continuation of the flow chart method. In that flow chart method, we have discussed that we make a flow chart and that we create a circuit for it. In that circuit, we have used different D flip-flops to make it happen one by one, make these steps happen one by one after another, to make sure that they not मतलब वो एक साथ नहीं चलें, वो एक के बाद एक हों, ठीक। तो उसके लिए हमने वहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया था। लेकिन वो डी फ्लिप फ्लॉप अगर हमारे पास 1000 स्टेप्स होंगे तो हमें अलग अलग 1000 डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, हम डी फ्लिप फ्लॉप की जगह पे ट्रिगर यूज़ करेंगे, ट्रिगर। और उसमें क्या था कि हमें अगर 1000 स्टेप बनाने हैं तो हमें 1000 डिफरेंट डी फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। लेकिन हमारे पास इसमें क्या होगा कि हम एक सिंगल ट्रिगर सर्किट का यूज़ करके हम कितना भी बड़ा सर्किट बना सकते हैं, एक सिंगल ट्रिगर का यूज़ करके। और वो ट्रिगर क्या करेगा, अगर वो ट्रिगर एक्टिव होगा तभी ये स्टेप आगे परफॉर्म होगा, अगर ये इनएक्टिव होगा तो ये आगे परफॉर्म नहीं होगा। तो ये ट्रिगर ये मेक श्योर करेगा कि जैसे वहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप मेक श्योर कर रहा था कि वन आफ्टर अनदर ही स्टेप परफॉर्म हो, कि जब ये परफॉर्म हो जाए उसके बाद ये परफॉर्म हो, वन स्टेट वन टाइम 1 सेकेंड के बाद, मतलब 1 सेकेंड के बाद या वन टाइम डिले के बाद, वही यहाँ पे ट्रिगर भी मेक श्योर करेगा कि ये परफॉर्म हो, उसके बाद ही ये परफॉर्म हो, ये दोनों एक साथ कभी परफॉर्म नहीं हो। तो वहाँ पे जैसे हम हर जगह डिले यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पे ट्रिगर यूज़ करेंगे, हम हर जगह ट्रिगर यूज़ करेंगे। बाकी सब सेम है, ये तीनों हमारे फैच के लिए यूज़ होंगे, ये वाले तीनों स्टेप हमारे फैच के लिए होंगे। फिर हमारे पास जो डिसीजन बॉक्स था उसको हमने एंड गेट की मदद से कन्वर्ट किया था सर्किट में। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही होगा, बस यहाँ पे हम ट्रिगर यूज़ कर रहे होंगे बस, और गेट भी यहाँ पे सेम होगा, या तो हम इसका या इसका तो और लेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास एक और ट्रिगर होगा। तो डिफरेंस क्या है उसमें और फ्लो चार्ट मेथड में और सीक्वेंस काउंटर मेथड में, वहाँ पर हम डिले यूज़ कर रहे थे डी फ्लिप फ्लॉप की मदद से, और यहाँ पे हम ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो दोनों का काम सेम है, बस यहाँ पे हम ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं। और जैसे वहाँ पे हमें डिफरेंट डी फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ रहे थे हर जगह पे, हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल ट्रिगर होगा, जो ट्रिगर की सर्किट ये रही, ये सिंगल ट्रिगर होगा जो कि हमारे प्रोग्राम में जब वो एनेबल होगा तभी वो चलेगा, वरना अगर वो डिसेबल होगा तो नहीं चल पाएगा। तो ये मेक श्योर करेगा कि वन आफ्टर अनदर स्टेप्स हमारे परफॉर्म हों, ठीक है। सो नाउ इन दिस सर्किट वी हैव बिगिन एंड एंड, वी हैव, हमारे पास एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है, और हमारे पास एक काउंटर होगा, और हमारे पास एक डिकोडर होगा, और ये डिकोडर डिफरेंट रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, और जो मेक श्योर करेंगे कि ट्रिगर एक्टिव है या इनएक्टिव है। हमारे पास एक सिस्टम क्लॉक होगा और एक सिस्टम रीसेट होगा। सिस्टम क्लॉक सिंपल क्लॉक होगा जो 1 और 0 मतलब क्लॉक की तरह चलेगा, और सिस्टम रीसेट अगर हम रीसेट कर देंगे तो वो फिर से प्रोग्राम शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो मान चलिए हमने स्टार्ट किया, मतलब बिगिन अगर 1 हुआ तो क्यू भी 1 हुआ, क्यू 1 हुआ तो ये वाला 1 हुआ। यहाँ पे हमने एक एंड गेट का यूज़ किया है, और ये एंड गेट का पहला टर्मिनल ये है, दूसरा हमारे सिस्टम क्लॉक से जुड़ा हुआ है। अगर क्लॉक हमारा एक्टिव है यानी क्लॉक अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, यानी यहाँ पे 1 जाएगा, 1 जाएगा यानी इनेबल 1 हुआ, यानी ये काउंटर प्रोड्यूस करेगा कुछ। तो ये 3 बिट काउंटर है, तो हम जानते हैं कि अगर 3 बिट काउंटर है तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 0 0 से स्टार्ट होगा, और ये ऑल द वे कहाँ तक जाएगा, 1 1 1 तक जाएगा। यानी ये 3 बिट काउंटर है तो ये 8 टाइम्स चलेगा, 0 0 0 से 1 1 1 तक। तो हमारा काउंटर इनिशियली मान लेते हैं 0 0 0 है, तो हमारा 3 बिट काउंटर काउंट करेगा 0 0 0। तो अगर ये 0 0 काउंट करेगा तो हमारे डिकोडर के पास इसका रिजल्ट आएगा, और डिकोडर हमारा उस समय आउटपुट दे देगा C0। ऐसे ही जब अगर ये 0 0 1 है तो हमारा डिकोडर आउटपुट दे देगा C1। ऐसे ही अगर ये 0 ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, और उसी हिसाब से हमारा डिकोडर भी आउटपुट देता जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ से सिस्टम क्लॉक अगर 0 1 की जगह 0 हुआ, अगर सिस्टम क्लॉक 0 है यानी इनएक्टिव है यानी यहाँ पे भी 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो ये भी 0 होगा, ये 0 होगा यानी इनेबल 0 होगा, इनेबल 0 होगा यानी हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम 1 क्लॉक साइकिल का यहाँ पे डिले प्रोड्यूस कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ सिस्टम क्लॉक। और मान के चलिए अगर हमने सिस्टम रीसेट कर दिया, सिस्टम रीसेट यानी ये, उसके बाद सुनिए देखिए ऐसे, अगर हमारे पास बिगिन ख़त्म, अगर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया और हम एंड पे आ गए यानी ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ यानी क्यू बार 1 होगा, और क्यू बार अगर 1 हुआ तो यहाँ पे ये 1 होगा, ठीक। अगर ये 1 हुआ तो हमारा सिस्टम
प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और मान लीजिए हमें रीसेट करना है, रीसेट करना है यानी यहाँ से 1 चला गया, यहाँ से 1 चला गया यानी ये रीसेट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, ये किसी भी मिडिल स्टेप पे हो, अगर ये रीसेट होगा तो ये फिर से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा। रीसेट का मतलब ही वही है कि अगर हमने रीसेट करेंगे हम, तो वो फिर से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा, वो इन द मिडिल कहीं से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस सर्किट का काम है बस ट्रिगर प्रोवाइड करना। हमारे पास कितना बड़ा से भी बड़ा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा भी क्यों ना, कितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन क्यों ना आ जाए, हम इस सिंगल सर्किट की मदद से, इस सिंगल सर्किट की मदद से ट्रिगर दे सकते हैं। तो ये स्टेप हमें काफ़ी अच्छा पड़ेगा, क्योंकि उस पिछले वाले फ्लो चार्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर रहे थे, और उसमें हज़ारों डी फ्लिप फ्लॉप लग जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक। यहाँ पे हमें बस एक सिंगल ट्रिगर सर्किट का यूज़ करना है और हमारा हर जगह ट्रिगर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कितना ही बड़ा सर्किट हो, हमें एक सिंगल ट्रिगर का यूज़ करना है। लेकिन अब ये बात आती है कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि ये रिजिड होता है। अगर मान के चलिए हमको कल को कोई चेंज करना हुआ, तो हमको फिर से इसमें फिजिकली सर्किट को चेंज करना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो फिजिबल नहीं होगा, और फिजिकली चेंज करने का मतलब हमें बार बार वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, सर्किट को चेंज करना पड़ेगा, तो फिजिकल वो पॉसिबल नहीं है, वो सही नहीं है। तो इसीलिए हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जो है वो रिजिड होता है। साथ ही साथ इसका एक वो आप बोल सकते हैं एडवांटेज भी होता है कि ये फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है। हाँ, ये फास्ट होता है। और हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, उसमें हम पाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि वो स्लो होता है लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है। आज के समय हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स करने के लिए वो स्लो होता है भले से माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हमको कल में कोई चेंज करना हुआ उसमें, तो हम उस चेंज को कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमको उस चेंज को करने के लिए बार बार सर्किट को चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जबकि जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है उसमें हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का मतलब उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो जिसमें आज अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ किसी ऑपरेशन में थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास स्टेजेस हैं, तो उसके लिए हम माइक्रो प्रोग्राम यूनिट को ही यूज़ करेंगे, इसको नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये रिजिड होता है। ठीक है, थैंक्स।